नाम की ही तरह बड़े अलग हैं, लीग से अलग हटकर सोचते हैं और काम भी कर रहे हैं। इन्होंने सीलमपुर इलाके से शुरुआत की थी। आज ये ओखला गांव में झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, खासतौर से जो लड़कियां रह रही हैं, उनको उनके अंदर जो पनप रहा हुनर है उसको कहीं ना कहीं परवाज दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और शुक्रिया अभी वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं मसले को। क्या कहती है हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर, आइए देखते हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद में भारत का इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद तीसरा स्थान है। देश की जनसंख्या में भारतीय मुसलमान 14% हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम समुदाय की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। नवंबर 2006 में बनी सेक्टर कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख मानव विकास सूचकांकों में मुस्लिम समुदाय काफी पीछे है। न सिर्फ उनकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति दयनीय है, बल्कि वे व्यापार और रोजगार के मामले में भी पिछड़े हैं। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय महज 1% है, वहीं निजी सेक्टर में भी वो 1% की भागीदारी निभा रहा है। अगर मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा की स्थिति का जायजा लें तो तस्वीर कुछ यूं दिखाई देती है। 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समाज में साक्षरता की दर 59.1% थी। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति पर। शुरुआत करते हैं शैक्षिक स्थिति की, तो आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2.5% मुस्लिम महिलाएं स्नातक हैं। वहीं बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की दर में भी मुस्लिम लड़कियां सबसे आगे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की शिक्षा आज भी प्राथमिकता तक नहीं पहुंच पाई है। ज्यादातर परिवारों का झुकाव बाहरी तालीम के मुकाबले दीनी तालीम पर ज्यादा होता है। भारत में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। भारत में मुसलमानों की कई मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम 1937 लागू है। ये उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को निर्देशित करता है। इसमें शादी, महर यानी कि दहेज, तलाक, रखरखाव, उपहार व विरासत जैसे महत्वपूर्ण मसले शामिल हैं। इसके साथ ही देश में मुस्लिम समुदाय में निजी फैसलों में शरीयत अदालतों की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले काफी समय से शरई अदालतों के फैसले और फतवे महिला विरोधी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से देश में मौजूदा समय में लगभग 400 शरई अदालतें हैं। वर्ष 2005 में एक मुस्लिम महिला के साथ उसके ससुर ने दुष्कर्म किया था। जब ये मामला शरीयत अदालत पहुंचा, तो उसने फतवा जारी करते हुए कहा, चूंकि महिला के साथ उसके ससुर ने शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, लिहाजा वह ससुर को अपना पति माने और पति को पुत्र। शरीयत अदालतों द्वारा दिए गए ऐसे फैसलों में ये एक उदाहरण है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि शरई अदालतों को किसी भी तरह की कानूनी मान्यता नहीं है। इनके द्वारा जारी किए गए फतवों को भी मानना जरूरी नहीं है। बहरहाल शिक्षा के प्रसार और वक्त के साथ मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है जो बदलाव की चाहत रखते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी पारंपरिक मानसिकता इस पर हावी है, जो मुस्लिम समाज के बढ़ते कदमों को पीछे कहीं खींच रही है। हम भी तो है के लिए अर्चना शर्मा द्विवेदी। तो ये थी हमारी छोटी सी रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि क्या हालात हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 14% मुसलमानों में महिलाओं की यानी आधी आबादी की। असीम आशा उस्मान है, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया। आइए इनकी भी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि वो भी अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी अर्बन स्लम्स हैं, दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और जनता कॉलोनी जैसी जगहें हैं जो कि एशिया की बहुत गरीब कॉलोनी मानी जाती हैं। तो ऐसी कॉलोनी की महिलाओं के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाना और उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनको ऐसे माध्यम में ट्रेन करना कि जो अब तक कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया। मुझे लगता है कि ये कदम तालियों के हकदार है। बहुत बहुत आपको बधाई, इतना नेक काम आप लोग कर रहे हैं।
असीम सर, आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से इकरा ने अपने अनुभव को बताया, कैसा लगा? मतलब क्यों मन किया कि लड़कियों के, इन बच्चियों के मन में जो हुनर है, अगर गाने का शौक है या नाचने का शौक है, डांस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो क्यों मन किया कि उसको बढ़ाना चाहिए आगे? देखिए, मैं शुरू से पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। खुद भी विजुअल आर्ट एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मैं रहा। तो वहाँ पर जब मैंने खुद पढ़ा बहुत सारी चीज़ों को कल्चर से थोड़ा अलग जाकर, जैसे टैगोर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा। तो टैगोर के ज़माने में पुनर्जागरण करके एक ये रेनेसां पीरियड था, बंगाल रेनेसां पीरियड। तो उस ज़माने के अंदर उन्होंने लिटरेचर का इस्तेमाल किया। टैगोर स्टोरीज लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज थी, उनकी पोएम्स थी, बाद में पेंटिंग्स बनाई, डूडलिंग करी, स्केचिंग करी, बहुत कुछ ऐसा था। और उनकी इंस्पिरेशन रहती थी वहाँ की बंगाल की लेडीज जिनके साथ वो प्रॉब्लम्स थी, चाहे दहेज की हो, चाहे बाल विवाह की हो। तो उससे रिलेट करते हुए फिर इससे पहले मैंने इटली का रेनेसां पढ़ा था। तो वहाँ भी पॉलिटिक्स और साइंस को लेके जो एक आर्ट के थ्रू रिवोल्यूशन आया था, तो वो मेरे माइंड में एक विजन के तौर पे बन गया था। तो ये सारी चीज़ें फिर मेरी अपनी खुद की फैमिली वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम लोग क्या इंटर रिलीजियस मैरिज हुई, तो वो हमारे लिए एक बहुत पुशअप था हर तरह की। माँ दिल्ली से नहीं शायद? जी हाँ, मेरी मदर शहादरा दिल्ली से बिलोंग करती थी और मेरे फादर जो है अमरोहा से बिलोंग करते थे। बाद में वो लोग अमरोहा से उनकी शादी हुई। तो वो एक इम्पैक्ट था। मुझे बहुत ही आज़ादी से चीज़ों को समझने का मौका मिला। वो जो मेरे दिमाग में चीज़ें रही कि क्यों, फिर मैंने धीरे धीरे मुस्लिम समाज में देखना शुरू किया। अलीगढ़ में पढ़ा, फिर जामे में पढ़ा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें और समझ में आई कि लड़कियाँ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। और एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम था मास कम्युनिकेशन। क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग करी थी, तो मैंने सीलमपुर से शुरुआत करी। यूनेस्को का एक शुरुआती तौर पे यूनेस्को ने मुझे वहाँ भेजा था। उनकी सीट फंडिंग थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे ही लोकल लोगों ने वहाँ पर एक हॉल दिया और मैंने वो काम शुरू किया। लड़कियों को कैमरा सिखाया, लड़कियों को साउंड रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग दी और रिसर्च में मैं वही साइट्स पर ले जाया करता था। शुरू में बहुत परेशानी हुई। लोग जो मैं तमाम छीटाकशी करते थे, जब वो रिसर्च परिवारों की तरफ से कैसे? परिवार भी अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस वो उनके हवाले से थे कि भाई फोटो नहीं खींच सकते, फोटो बना नहीं सकते। सर, आप जिस तरीके से जब बच्चों के बीच काम कर रहे थे, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आया? उन लड़कियों में किस तरीके का अब आत्मविश्वास झलक रहा है जो पहले नहीं? शुरुआत में जब मैं काम करना वहाँ सीलमपुर में जाया करता था, तो हमको जो एक जगह मिली थी वो एक एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री थी। वहाँ एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी और सिर्फ मर्दों का जो आना जाना लगा रहता था। तो शुरू में वो लड़कियाँ थोड़ी हिचकी जो आई, हालांकि जो आई थी वो भी मेरी मोबिलाइज्ड की हुई थी। बाद में आगे धीरे धीरे वो और आने लगी। उनके गार्जियन जरूर आकर देखते थे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब उनकी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी तो उसको देखकर भी काफ़ी सवाल उठाया करते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि। और आपने कई बच्चों को आगे बढ़ाया, रेडियो जॉकी में भी और दूरदर्शन में भी जॉब करी, इंडियन आइडल में भी जाने की कोशिश काफ़ी बच्चियाँ कर रही हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट हैं, वो डीडी के अंदर काम करती हैं। और इसके अलावा मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं जो कि अभी यूनिवर्सिटी तक पहुँची। इस साल मेरी 5 स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इकरा, असीम सर, इस्लाही सर, मुशीर सर और मुजफ्फी बेगम मैम और सब इन जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं। अगर उस लोकतंत्र का एक समाज हाशिए पर है तो भला वो लोकतंत्र कैसे कहलाएगा? हम भी तुम्हें आज के लिए बस इतना ही दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात महिलाओं को छूते एक और विषय के साथ। नमस्कार।